जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 15वें प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा, डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके के आपको परीक्षा में मिलेंगे। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने सपना पाल रखा है और यहाँ पर सेवा देना है, महिला हो या पुरुष हो, इसी तरीके से समाज की सेवा करने के अगर आप इच्छुक हैं और इस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जल्दी मैं आपके लिए जीके की क्लास लेकर के आने वाला हूं, हो सकता है कल से आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि लालटेन बेटा एक शब्द है, आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। क्या इसे हम तत्सम, विदेशज, तद्भव या देशज बोल सकते हैं? किसके अंतर्गत आता है? तो बेटा तत्सम शब्द क्या होते हैं पहले समझ लो। संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत के आपके शब्द हैं और उनका हम क्या करते हैं, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। मतलब आपके शब्द तो संस्कृत के हैं, लेकिन उनका हम हिंदी में क्या करते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, वो बेटा आपके तत्सम होते हैं। तत्सम का उल्टा बेटा आपका तद्भव होता है। मतलब क्या है कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हमने क्या कर लिया, अपने अनुसार विकृत कर लिया, बदल लिया उनके रूप को, विकृत रूप प्रयोग करते हैं हम संस्कृत शब्दों का, तो वो बेटा आपके तद्भव होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जन्म बेटा हमारे देश में हुआ है। देश में जन्मे शब्द जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, देशज होते हैं। और जो विदेशज शब्द होते हैं विदेशी भाषा के शब्द, ठीक है, किसी भी विदेशी भाषा के शब्द जो होंगे वो आपके बेटा क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। चाहे आपके अरबी भाषा के हों, फारसी के हों, चीनी हो, अंग्रेजी हो, मतलब किसी भी विदेशी भाषा के शब्द हैं तो वो आपके बेटा क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो अभी यहाँ पर बेटा लालटेन शब्द एक्चुअली आपका क्या है ना, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी बेटा हमारी एक विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा है ना। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बोला था डिटेल मिलेगा ऐसा जैसे आपकी थ्योरी क्लास चल रही हो, इसलिए चिंता ना करें। हम प्रश्नों के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से इतना मजबूत कर लेंगे कि प्रश्न सामने आएगा तो टिकने की हिम्मत न दिखा पाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची कह रहा नहीं है? मतलब आपके तीन तो हैं, एक आपका सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बेटा गणेश का पर्यायवाची लंबोदर होता है, बिल्कुल सही है। एक दंत भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि एक दांत है। विनायक भी बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर बेटा क्या है, जो धनद है ना, ये राइट आंसर, ये बेटा आपके गणेश का पर्यायवाची नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि अविकारी शब्द वास्तव में क्या होता है। अविकारी शब्द, अच्छा विकारी शब्द समझो बेटा। विकारी शब्द का मतलब होता है विकार पैदा कर पाओ। मतलब जिस शब्द में आप क्या करोगे बेटा, विकार पैदा कर लोगे। विकार पैदा करने का मतलब एक्चुअली ये है कि उस शब्द में आप लिंग के हिसाब से परिवर्तन कर लोगे, वचन के हिसाब से परिवर्तन कर लोगे, कारक के हिसाब से परिवर्तन कर लोगे। अगर इन सब के हिसाब से आप परिवर्तन कर लेते हो तो वो बेटा आपके कौन से शब्द होते हैं, वो आपके बेटा विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब उनमें विकारी कर सकते हो, विकार कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा हाँ, विकारी शब्द में आते कौन कौन से हैं, तो बेटा आपकी संज्ञा भी आती है, सर्वनाम भी आता है इसी में, उसके बाद आपका विशेषण भी इसी के अंतर्गत आता है, और आपकी क्रिया आती है। ये चार के चार जो है ना, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ये सब के सब बेटा आपके विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है ना, विकार पैदा ना कर पाओ वो क्या हो जाएगा, अविकारी, क्योंकि आ लगा दिया है तो ये नकारात्मक अर्थ देगा। मतलब विकार आप पैदा नहीं कर सकते, वो बेटा आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। अब अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो इन्हें बेटा हम अव्यय के नाम से जानते हैं। अविकारी शब्दों को एक्चुअली में हम अव्यय के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया भी गया है ऑप्शन नंबर डी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब विकार नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और व्यय का मतलब भी होता है बेटा हिंदी भाषा में आप क्या करोगे, विकार पैदा कर लोगे, परिवर्तन कर लोगे, लेकिन आ लगा दिया है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। न लिंग, वचन, कारक के अनुसार कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो भी क्या होता है, अव्यय। सो अव्यय और अविकारी शब्द आपके सेम होते हैं।
हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है 4 नंबर का कि मक्खन का बेटा तत्सम शब्द क्या होगा। मैंने आपको बता दिया, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं और उनका ज्यों का त्यों क्या करते हैं, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। मतलब ज्यों का त्यों, राइटिंग गंदी लगे तो बता देना भाई, सुधार लूंगा, धीरे लिखूंगा, ठीक है। ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाएगा, वो आपका क्या होता है बेटा, तत्सम शब्द होता है। यहाँ पर जो मक्खन दिया गया है इसका तत्सम रूप बताना है। एक्चुअली ये आपके बेटा तद्भव अवस्था में दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। मृक्षण बोला जाता है, मृक्षण इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है कि किस विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली चिन्ह ही नहीं लगाया गया बेटा, इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है जिसे आप बराबर के नाम से जानते हो, और इसी बराबर को बेटा हम तुल्यता सूचक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तुल्यता सूचक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका टाइप नहीं हुआ है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो विराम चिन्ह होते हैं, विराम का मतलब क्या होता है, आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, कोई कथन बोल रहे हैं, उसमें बीच बीच में जो आप ठहराव कर रहे हैं ना, जो बीच बीच में आप रुक रहे हो, वही आपका क्या होता है, विराम होता है। और उस विराम के लिए कोई ना कोई चिन्ह निर्धारित किया गया है, तो वो मिला करके विराम चिन्ह बन जाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होती क्या, जड़मति होत क्या, अरे बचपन से पढ़ते आए हैं सुजान, सो सुजान जहाँ पर मिलेगा उसी में हम जान फूंक देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान कहने का मतलब है रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। लगातार अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता रहता है, जैसा कि मैं आपको करवाता रहता हूँ, तो जड़मत जिसे कुछ भी नहीं आता ना, वो भी सुजान सज्जन बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। एक रसरी एक पत्थर को लगातार रगड़ रगड़ के काट देती है, तो तुम तो इंसान हो यार, कहाँ ना बालू से भी तुम लोग तेल निकाल लो, पानी की तो बात छोड़ो, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, अतः का समानार्थी, समानार्थी का मतलब नाम ही है समानार्थी, मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द बेटा समानार्थी होते हैं। तो अतः का जो समानार्थी शब्द है वो बेटा कौन सा होगा, 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। अतः का बेटा क्या बोलते हो, अतएव बोलते हो, अस्तु बोलते हो, अन्यथा बोलते हो, या फिर परिणामत बोलते हो। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर बेटा आपका परिणामत होगा। अतः का समानार्थी शब्द परिणामत होता है, मतलब एक्चुअली क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल है बेटा आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। आप जानते हो संस्कृत भाषा के शब्द थे, संस्कृत भाषा के एक्चुअली क्या थे बेटा, शब्द थे, उनको हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, विकृत कर दिया, बदल दिया उनके रूप को, और उसके बाद क्या किया, हिंदी में हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो आपके तद्भव होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द आपका तद्भव है। पर्यंक बेटा यहाँ पर जो दिया गया ये आपका तत्सम शब्द है, सो ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। बंदर जो दिया गया है बेटा आपका तद्भव शब्द है, बाकी आपके सारे के सारे तत्सम दिए गए हैं। सो राइट आंसर आपसे पूछा गया तद्भव, क्योंकि बंदर का क्या होता है बेटा, वानर होता है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा भी गया है, ठीक है। तो बंदर क्या है बेटा, तद्भव शब्द है। 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, रमेश खाना खा चुका था। यह बेटा एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में भूतकालिक भेद बताना है। एक्चुअली ये आपका वाक्य किस में है, तो बेटा भूतकाल में है। और आप सभी जानते हैं कि जो समय होता है, काल होता है, उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक वर्तमान होता है, एक आपका भूत होता है, एक भविष्य होता है। 3 प्रकार के आपके काल होते हैं। तो उसमें से बोल रहा है भूतकाल में भेद कौन सा है। एक्चुअली यहाँ पर जो रमेश खाना खा चुका है लिखा हुआ है, बेटा देखो यहाँ पर कह रहा है खाना खा चुका है, मतलब पक्का पक्का हो गया है। इसलिए बेटा 9 नंबर के प्रश्न में संदेह की अवस्था तो नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 1 संदिग्ध वाला तो कट हो जाएगा। पूर्ण भूत है, क्योंकि काम एक्चुअली क्या है, खाने का बंदे का पूरा हो चुका है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसन्न आपका है नहीं, सामान्य है नहीं, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए बोला हो तो समझ लेना बी बोला है। अगला है, निम्नलिखित में से वर, वर एक आपका शब्द दिया गया है, इसका स्त्रीलिंग बताना है बेटा। हिंदी में जो आपके लिंग होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली लिंग जो होते हैं बेटा, वो स्त्री और पुरुष का बोध कराने वाले शब्द आपके लिंग कहलाते हैं। हिंदी में आपको लिंग 2 प्रकार के मिलेंगे, एक बेटा आपका पुल्लिंग मिलता है और दूसरा आपको स्त्री का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले आपके पुल्लिंग होते हैं। ओके, लिंग की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप फटाक से कोई विशेषण उठा लो। विशेषण ध्यान रखना, अगर
स्त्री जाति का बोध कराएगा विशेषण, मतलब स्त्रीलिंग वाला विशेषण होगा। स्त्री जाति का बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग जाति वाला विशेषण ले लोगे तो बेटा पुल्लिंग हो जाएगा। मतलब प्रयोग करके देख लेना। अब कह रहा है कि वर का क्या बताना है बेटा, स्त्रीलिंग बताना है, तो सीधी सी बात बोलते नहीं, वर वधू कैसी है, बोलते हो ना ऐसा। मतलब सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर का बेटा स्त्रीलिंग क्या होगा, वधू होगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए मदन भाई वहाँ जाओ, ये आपके सामने एक वाक्य दिया गया, अय मदन, अय वतन, अय वतन, अय वतन, अय मदन भाई। वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया बेटा? कारक क्या होते हैं वाक्य में? जो आपके कर्ता होता है और आपका जो कर्म होता है और जो आपकी क्रिया होती है, इनको जोड़ने का काम, तालमेल बिठाने का काम एक्चुअली कौन करता है बेटा? कारक करते हैं। अगर हिंदी में हम कारक की बात करें तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना है, आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा अय मदन, ये जो बेटा लगा है ना, दूसरी चीज़ अय से आप समझ सकते हो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, संबोधन की अवस्था दी गई है। सो संबोधन दिया गया है। संबोधन कारक में क्या होता है? ए, ओ, रे, अरे, ये सब आपके संबोधन में होते हैं। क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदानकों के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पय पर संबोधन हे, वो, रे, अरे, ये आपके आते हैं। ये 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा कारकों में, तो जो करण कारक है, ये इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन से क्या दिखाता है? लगाव को दर्शाने का काम करता है। मतलब अलगाव को प्रदर्शित नहीं करता है, अलगाव को शो नहीं करता। अगर अलगाव शो करेगा तो वहाँ पर कौन सा होगा? अगर अलगाव होगा आपका तो वहाँ पर बेटा अपादान कारक होगा। ठीक है, कौन सा होगा? अपादान। मतलब से कारक चिन्ह तो दोनों का है, करण का भी है, अपादान का भी है। लेकिन से क्या करेगा? कहीं ना कहीं जुड़ाव को प्रदर्शित करने का काम करेगा, और जहां जुड़ाव की स्थितियां आएंगी, मतलब से आपका क्या करेगा? के द्वारा का भाव रखेगा। और के द्वारा का भाव जहां पर आपका से रखेगा, साइकिल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल से, बस से, कुछ भी इस तरीके से लिख के आएगा। यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये करता है, वो करता है, तो समझ लेना क्या है बेटा, वहाँ पर आपका करण कारक होगा। अगर अलगाव दिखा देगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो गए हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, अलग हो गए हैं, तो वहाँ पर अलगाव आपका अपादान कारक होगा। संबोधन तो मैंने बता दिया, ए, ओ, रे, और अधिकरण में आपका क्या आता है बेटा? में पर आता है, ये आपका दिया गया होता है। कर्ता कारक में होता है कर्ता ने, क्या होता है? कर्ता ने। ठीक, चलो, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट है बेटा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बोला क्या? ओके, सुधार लेना भाई, बोल सही रहा हूँ, मतलब बोल गलत रहा हूँ, लगा सही रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये आपके सामने सवाल आ गया। अब बेटा अगला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं। अगला सवाल है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खर, खर का क्या है? अर्थ नहीं है। मतलब 3 तो खर के अर्थ होंगे, और जो चौथे नंबर वाला नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो खर का बेटा एक्चुअली क्या कह रहा है? अर्थ नहीं है। खर का अर्थ कह रहा है नहीं है। अब देखो 12 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से बेटा देखते हुए चलिएगा। तो अब यहां पर क्या कह रहा है? खर का अर्थ नहीं है। तो खर का मतलब बेटा राक्षस भी होता है, खर का मतलब गधा। बोले तुम तो बिल्कुल खर, है ना। आगे कह रहा है तिनका भी होता है, खर खेतों में नहीं बोलते खरपतवार मारने की दवा, तो खर तिनका भी होता है, सो बाण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि खर का अर्थ कौन सा नहीं है? तो बाण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा कि मीठा से कौन सी भाववाचक संज्ञा? बेटा आप जानते हो ना संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देश, दुनिया, धरती में किसी का कोई नाम है तो वो संज्ञा है। संज्ञा आपका बेटा, अगर संज्ञा की बात करें तो बेटा संज्ञा के जो मुख्य भेद है वो 3 होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें संज्ञा के कुल भेद की तो बेटा 5 भेद कुल होते हैं। मुख्य भेद 3, कुल भेद 5 होते हैं। अब उसी में से आपकी बेटा भाववाचक संज्ञा भी होती है, जिस संज्ञा में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। जिस संज्ञा में भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर बेटा भाववाचक संज्ञा होती है। तो अब मीठा से कह रहा है कि भाव बना दो, बना दिया। क्या बात है भैया, मिठास बड़ी प्यारी है। सो मिठास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मीठा से क्या बना दिया? मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है बेटा? विशेषण है। बोले मीठा आम, मीठे फल, है ना, वही विशेषण। तो मीठा से क्या कर दिया? मिठास बना दिया, भाववाचक संज्ञा। सो ऑप्शन नंबर ए
13 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया सकर्मक क्रिया मतलब आपके कर्म वाली क्रिया दी गई है। जहां पर कर्म और क्रिया दोनों दिए गए होते हैं ना, वहां पर बेटा आपका क्या होता है, सकर्मक क्रिया मानी जाती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो कह रहा है वह दौड़ा, यहां पर आपका कोई कर्म दिया नहीं गया। तुम रुक गए, यहां पर आपका कोई कर्म है नहीं, करता ही दिया गया है। उसने ट्रक बेच दिया, तो यहां पर आप देख रहे हो कर्म दिया गया है, ट्रक दिया गया है ना, ये बेटा कर्म दिया गया है। बेचने की भी बात है, क्रिया भी है, कर्म भी है, सो सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलौना टूट गया, तो यहां पर तो दिया ही नहीं गया। तो राइट आंसर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर आप देखोगे 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। बेटा कंठ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण आपके कंठ से होता है। ठीक है, कंठ से। और कंठ वर्ण में आपके बेटा का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, अंगा आते हैं। अंगा को बेटा पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है और आपके अंगा को भी अनुनासिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर तालु की बात कर रहा है। तालु वर्ण में आपके जो है तालु में कंपन होता है, मतलब इसमें आपके चा, छा, जा, झा और इयाँ आते हैं। इयाँ आपके पंचमाक्षर में आता है और इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर बात करें बेटा हिंदी में आपके जो है 5 वर्ग दिए गए हैं, 5 वर्ग दिए गए हैं और पांचों वर्ग में आपके कुल 25 वर्ण दिए गए हैं। और 25 वर्ण ये जो है ना, इन्हें बेटा हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इन सबको यहाँ पर इसे भी नोट डाउन कर लेना। तो अब बात क्या कह रहा है, कंठ और तालु दोनों का यूज होगा, किसके उच्चारण में होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ये वाला तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये भी आपका होगा नहीं। अब इन दोनों में से है, दोनों स्वरों में से ही होगा। सो 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो अय जो होता है, अय मेरे वतन के लोगों, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसका उच्चारण बेटा कंठ और तालु दोनों से होता है। ए आए 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 आए, जीभ ऊपर जाकर के टकरा रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल का क्या करना है, चयन करना है। मतलब 3 आपके अच्छे खासे मेल खा रहे हैं, एक मेल नहीं खाएगा। जो मेल नहीं खाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। गोदान बेटा आपके प्रेमचंद की रचना है, निर्मला भी है, सेवा सदन भी है, लेकिन चंद्रकांता इनकी रचना नहीं है। 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों रचनाएं बेटा आपके मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। सो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन है। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान फूंक देगा आपकी परीक्षा में। बेटा प्रश्न दिया गया है कि सुशिक्षित एक शब्द दिया गया है। शब्द बेटा आपके किससे बनते हैं, वर्णों से मिलकर के बनते हैं। और वर्णों का जब बेटा सार्थक समूह बनता है, सार्थक समूह बनता है, तो वहाँ पर शब्द का जन्म होता है। वो बात अलग है कि आपके शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सार्थक भी होता है और दूसरा आपका निरर्थक भी होता है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले सार्थक, जिनका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक। लेकिन जब कभी भी सार्थक के साथ निरर्थक का प्रयोग हो जाता है तो बेटा आपका जो निरर्थक है ना, वो भी क्या होता है, सार्थक बन जाता है। जैसे खाना के साथ में वाना मिला दिया, खाना वाना खाए हो, पढ़ाई वढ़ाई किए हो, इस तरीके से दिया गया होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर सुशिक्षित दिया गया है और इसमें कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग। हाँ, एक चीज़ समझ लो बेटा, कोई आपका शब्द दिया गया है और शब्द के बाद में अगर कुछ भी आप ऐड कर रहे हो, तो शब्द के बाद में कुछ भी अगर आप जोड़ रहे हो वो बेटा आपका प्रत्यय होता है। और शब्द के पहले आप जो कुछ भी ऐड करते हो ना, जो भी कुछ भी जोड़ते हो, वही आपका उपसर्ग होता है। तो एक चीज़ तो मेरे बच्चों क्लियर हो गया यहाँ पर कि शब्द के पहले जोड़ने की बात की गई है, उपसर्ग की बात की गई है। सो देख लेते हैं, सुशिक्षित जो दिया गया है यहाँ पर सुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तेजी से पढ़ाने की वजह से ऑप्शन फिसल जाते हैं, लेकिन मैं निशाना बिल्कुल सही लगाऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंच एक शब्द दिया गया है, अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मतलब 3 आपके पंच के अर्थ होने वाले हैं, एक आपका नहीं है, जो नहीं है वही आपका सही है। बेटा यहाँ पर पंचानन भी है, 5 भी है, ग्राम सरपंच को भी बोलते हैं, निर्णय करने वाले को भी हम पंच के नाम से जानते हैं। 18 नंबर का शानदार प्रश्न आपके सामने उछल कूद मचा रहा है, तो इसे ध्यान से देखो। बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं प्रश्नों को और बड़ी सुविधाजनक तरीके से हम ऑप्शन के अनुसार अपने प्रश्न का सही आंसर निकाल सकते हैं। वो सारी कलाएं मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा,
पंच जो होता है ना, तो गांव में जो पंच होता है, पंच का मतलब 5 भी होता है। पंच का मतलब बेटा गांव का सरपंच भी होता है, और पंच का मतलब होता है निर्णय करने वाला। सो पंचानन नहीं होता है। पंचानन का मतलब होता है जिसके 5 सिर हैं। अब भैया आपको बताना है 5 सिर किसके पास है, सो कमेंट करके जरूर बताना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। पंचानन आपका बेमेल है, बाकी सब मेल वाले हैं। बेटा यहाँ पर दिया गया षटपद। षट मतलब हो गया 6। अरे 6 पैर हैं जिसके। कीट की बात कर रहा है, और कीट में से वो कौन है बेटा, वो आपका भौंरा है। और भौंरा को मेरे लल्ला भ्रमर के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। षटपद बेटा किसका पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वही आपके शब्द का मतलब भी होना चाहिए। ठीक, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चुनाव करना है। बेटा अगर हम वाक्य की बात करें तो वाक्य आपके मुख्य रूप से जो होते हैं, वैसे तो आपका जो वाक्य होता है ना, वो शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्द जो होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं एक सार्थक अर्थ देने का काम करते हैं, तो बेटा आपका वाक्य होता है। अगर हम वैसे बात करें तो वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे बच्चों आपका सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका बेटा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा आपका क्या होता है बेटा, मिश्र वाक्य होता है। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ, ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा। संयुक्त वाक्य के बारे में बता देता हूँ। मोस्टली क्या दिया गया होगा, और दिया गया होता है, और से आपके 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। सो यहाँ पर कह रहा है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। उसने खाना खाया और क्या हुआ, सो गया। क्या बात है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। स्कोर कितना रहा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से शब्द समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में जानते हो आप सभी, मतलब शब्द बहुत सारे होंगे, उनके लिए एक शब्द बिल्कुल सटीक, कहते नहीं है बोलता है तो बोलता नहीं, जब मुंह खोलता है ना तो सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता, वही कह रहा है। जिसे जीता ना जा सके, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आप जीत ना पाओ, उसे बेटा हम अजय के नाम से जानते हैं। मतलब कह रहा है कि भैया अजय हो गया, शंकर जी ने वरदान दे दिया, अब ये अजय हो गया, इसको कोई बंदा हरा नहीं सकता। सो 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आगे लिखा है, अरे तेरे की क्या बात है यार, जल्दी में यही होता है भाई। सॉरी, जब मैंने ऑप्शन नंबर डी को देखा तो मैंने कहा नहीं है बेटा, आगे नहीं होता है। जिसके बारे में जाना जा सके वो अज्ञेय होता है, अपराजेय नहीं होता, दुर्जेय नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये को मैंने देख लिया, नहीं आप कमेंट करते सर आपने तो गड़बड़ कर दिया यार, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। ओके सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो फिर भी एक और नज़र पड़ गई तो कम से कम काम तमाम हो गया। ठीक है, अगला है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है। जब बेटा 2 समीपवर्ती वर्ण, जब 2 समीपवर्ती वर्ण पास पास आते हैं उसके बाद क्या करते हैं, मेल करते हैं, मेल के बाद में खेल करते हैं, तो समझ लेना समीपवर्ती वर्ण की बात कर रहा है, शब्दों की बात नहीं कर रहा। जब 2 समीपवर्ती वर्ण पास पास आते हैं, मिलते हैं, विकार परिवर्तन बदलाव चेंजमेंट कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर बेटा आपकी क्या होती है, वहाँ पर प्यारे बच्चों संधि होती है। तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट है बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वर्णों के मेल की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न में। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रत्यय की, तो संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयोग कर लिया। समास बेटा क्या होता है, 2 पदों का मेल होता है, 2 पदों का या कह सकते हैं शब्दों का मेल होता है, उसके बाद एक नया सार्थक अर्थ देने वाला शब्द बनता है, वो बेटा आपका समास होता है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले ऐड किया जाता है, वो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर, 22 का ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल है चिरंतन का विलोम बताना है। चिरंतन का मतलब होता है जो मरता नहीं है, जो नश्वर नहीं है, जिसका नाश हो ही नहीं सकता। चिरंतन का बेटा समानार्थक शाश्वत भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, शाश्वत भी पूछा जाता है, ये समानार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द है। विलोम शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा अर्थ देने वाला। मतलब मैं बोलूँ सीधे जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम घूम के पीछे चल दिए। ठीक, वही कह रहा है कि मतलब विलोम शब्द होता है उल्टा अर्थ देने वाला, इसे विपरीत शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके सवाल में विपरीत भी दिया गया है, मतलब इसका उल्टा करो भैया, कर देंगे। चिरंतन का मतलब होता है जिसका आप नाश नहीं कर सकते हो, तो नाश कर देंगे तो वो नश्वर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपके 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर होगा।
मेहनत अगर बंदे की पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट तो करके ही जाइएगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास, समास तो जानते हो प्यारे बच्चों, दो पदों का मेल होता है, दो पदों का मेल होता है, उसके बाद जो खेल होता है वहाँ पर आपका समास होता है। गौशाला का मतलब यहाँ पर हो गया गौ के लिए शाला। शाला मीन्स होता है बेटा घर, मतलब वो स्थान जहाँ पर गायों को रखा जाता है, गायों का रहने का स्थान जो होता है वो गौशाला होता है। सो यहाँ पर अव्यय तो दिया नहीं गया, अव्ययी भाव समास होने वाला नहीं है, द्वंद्व समास होने वाला नहीं है, विग्रह समास होता नहीं है, तत्पुरुष समास होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेटा हिंदी में जो आपके समास होते हैं दो पदों का मेल होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद जो होता है वो बेटा क्या होता है? अव्यय होता है। और अव्यय के बारे में ऑलरेडी मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ। पूर्व पद अव्यय और इसी अव्यय की क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रधानता होती है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है साथ ही साथ उसी की प्रधानता, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, ये सब इसी के उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता मतलब जिस समास में प्यारे बच्चों दोनों पदों की समानता होगी ना, समानता नहीं होगी, प्रधानता होगी, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा रानी, राम लक्ष्मण, राम सीता, अच्छा बुरा, भला बुरा, कुछ भी ऐसा दिया गया है वो आपका द्वंद्व समास है। विग्रह समास तो भैया है ही नहीं, तत्पुरुष समास यहाँ पर आए, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डेडिकेटेड वीडियो है और डिटेल चाहें तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में पंक्तियों में से कौन सा अलंकार दिया गया है? बेटा काव्य की जो सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। आभूषण जैसे किसी महिला को पहना दिए जाए तो वो सुंदर लगने लगती है, उसी तरीके से अलंकार आपके काव्य को सुंदर बनाने का काम करते हैं। शब्द के माध्यम से सुंदरता लाई जा सकती है, अर्थ के माध्यम से भी हो सकती है और शब्द अर्थ दोनों के माध्यम से हो सकती है। सो अलंकार आपके तीन प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मनुष्य दो दो बार दिया गया है, यहाँ पर मानवता और मनुष्य की बात की गई है। सो यमक अलंकार होगा यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर वाक्य में दिया गया होता कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए जग वाह पाए बौराए, सो वहां पर भी आपका यमक अलंकार होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में आपका करेक्ट है। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कुमार संभवम के रचयिता कौन है? बेटा कुमार संभवम की रचना आपके कालिदास के द्वारा की गई है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कबीर दास की रचना बेटा बीजक है। सूरदास की रचना सूर सारावली साहित्य लहरी है। तुलसीदास की रचना बेटा गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, कुंडलिया रामायण, रामचरित मानस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो है बहुत पूछी जाती है, तो इन सब के बारे में मैंने इनकी रचनाओं के बारे में आप सभी को बता दिया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बेटा भारत का शेक्सपियर मतलब कालिदास की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? हीरानंद नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है। चाणक्य को जानते हो, इन्हें कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और कुछ जानते हो अर्थशास्त्र वगैरह कुछ समझ रहे हो? तुलसीदास के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बेटा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद करना है। बेटा संधि दो समीपवर्ती वर्णों को जोड़ देंगे, उसके बाद क्या बनेगा? संधि हो जाएगी। अगर आप कोई संधि दी गई उसे आप तोड़ दोगे तो बेटा वो संधि विच्छेद हो जाएगा, मतलब तोड़ डालना मतलब विच्छेद करेगा। तो अब यहाँ पर दिया गया है सत्याग्रह। सत्याग्रह को मैं बेटा तोड़ूंगा ना तो सत्य धन आग्रह हो जाएगा। मैंने संधि पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, शानदार तरीके से बनाया, एक एक पॉइंट को उड़ा के आओगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर सवाल के एक्सप्लेनेशन में इतनी सारी बात बता रहा हूँ तो समझ लेना जहाँ डिटेल क्लास होगी वहाँ क्या हुआ होगा भाई। तो सत्य धनाग्रह में यहाँ पर या में आपका क्या किया? या हलंत कर दिया, मतलब स्वर विहीन कर दिया, इससे आ निकल करके आ गया। यहाँ पर आपका प्लस दिया गया, यहाँ का बड़ा आ गया। आप देख रहे हो छोटा आ बड़ा आ मिल करके क्या बनाएंगे बेटा? बड़ा आ बना लेंगे, मतलब दीर्घ बना लिया और दीर्घ बना लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ संधि बेटा किसके अंतर्गत आती है? तो मेरे लल्ला आपके स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। स्वर संधि के अंतर्गत आती है, मतलब कह रहा है कि संधियाँ हिंदी में आपके तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के बाद में स्वर आए, स्वर संधि बन जाएगी।
व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी आए विकार परिवर्तन होगा, व्यंजन संधि बन जाएगी। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन में से कोई भी आए विकार परिवर्तन करेगा तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक्चुअली हम राइट आंसर की तलाश में थे। सत्य धन आग्रह बेटा टूट जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्य धन आग्रह। सो ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का। सो राइट आंसर क्या है? दीर्घ कह लो, स्वर कह लो, या फिर बेटा मैंने तोड़ के बता दिया उसको भी कह लो, सब चलेगा। निम्नलिखित लोकोक्ति, लोकोक्ति बेटा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। मतलब वो आपका जो वाक्यांश होता है ना, वाक्यांश होता है वो बेटा किसको बोला जाता है? मुहावरा को बोला जाता है। मतलब आपका जो मुहावरा है ना, मुहावरा वो एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। चलो पढ़ते हैं। 8 कनौजिया, क्या बात है, 8 लोग हैं लेकिन 9 चूल्हा धरे बैठे हैं। इसका मतलब कभी ना कभी बवाल होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, तुम अपना बना खा लेंगे। मतलब बेमेल की स्थितियां हैं, मतलब अलगाव की स्थिति है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यार 8 कनौजियां हैं तो 8 या चूल्हा रखो, हम तब भी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 8 क्या, एक ही रख लो सब काम चल जाएगा, पर 8 रख लो, लेकिन एक और एक्स्ट्रा रख लिया है, मतलब मामला गंभीर है। बेमेल की स्थितियां। 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बेटा। समझना होता है, तोड़ना होता है, पर जोड़ना होता है, फिर आंसर को समझ सकते हो। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट सवाल आज का दिया गया है, उसके बाद मेरे बच्चे स्कोर जरूर बताएंगे। स्कंदगुप्त एक नाटक है किसका? आपसे पूछा गया है भैया, जयशंकर जी का है। सो ऑप्शन नंबर ए 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में ना बहुत पूछी जाती है। कामायनी, आंसू, झरना, लहर। आंसू, झरना और ये लहर बहुत पूछी जाती है उनके नाटक में बेटा। स्कंदगुप्त आपका नाटक आता है। ठीक, महादेवी वर्मा को बेटा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा है कौन? महादेवी वर्मा। इनकी बेटा रचनाओं में बहुत पूछी जाती हैं। अतीत के चलचित्र भी है, स्मृति की रेखाएं भी है, श्रृंखला की कड़ियां भी हैं। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। सो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र के बारे में तो भैया क्या कहूँ, बहुत रचनाएं, गोदान, गबन, समझ रहे हो, बहुत सारी आपने पढ़ी अभी और ऑप्शन में भी मिली हुई थी। आपकी बूढ़ी काकी हो गया, सवा शेर गेहूँ हो गया, नमक का दरोगा हो गया, ये सब रचनाएं बेटा प्रेमचंद की हैं। सो बेटा ये वीडियो आपका समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है? प्यारा सा कमेंट करना है, बिल्कुल करना है, मिस करके नहीं जाना। पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। अपना भी तो परिवार बड़ा होना चाहिए, लोगों की संख्या बहुत सारी होना चाहिए, तगड़ा वाला परिवार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।